Dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I shall discuss the legality of object and consideration. सेक्शन 10 इन्फोर्सिबिलिटी के लिए एग्रीमेंट के ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन के लॉफुल होने की अपेक्षा करती है। सेक्शन 23 कहती है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल है, वाइड होगा। कब जो है एग्रीमेंट और कंसीडरेशन अनलॉफुल होगा, उसके बारे में सेक्शन 23 जो प्रोविजन करती है उसके अनुसार 6 तरीके के एग्रीमेंट ऐसे हैं जो अनलॉफुल माने जाते हैं और इसलिए वाइड होते हैं। नंबर 1 है फॉरबिडन बाय लॉ, कोई ऐसा करार जो विधि द्वारा निषिद्ध है, या वेयर इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, विधि के इस नेचर का है कि यदि उसे परमिट कर दिया जाए तो लॉ के प्रोविजन डिफीट हो जाएंगे, विधि के उपबंधों को विफल करने वाला करार है। और इट इज फ्रॉडुलेंट, कपटपूर्ण है, और इट इज इंजूरियस टू अनदर पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने की प्रकृति का है। और न्यायालय की दृष्टि में इट इज इमोरल, अनैतिक है, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, लोकनीति के विरुद्ध है न्यायालय की दृष्टि में। तो यदि इनमें से विधि द्वारा निषिद्ध, विधि के उपबंधों को विफल करने वाले करार, कपटपूर्ण, किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले करार, इमोरल और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, इनमें से किसी भी तरीके का यदि करार किया गया है तो वो चाहे कंसीडरेशन हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, अनलॉफुल माना जाएगा। अब नंबर 1 आता है फॉरबिडन बाय लॉ। धारा 23 ऐसे एग्रीमेंट्स को अनलॉफुल, फॉरबिडन बाय लॉ और वाइड डिक्लेयर करती है जिनका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल हो। Sometimes the object or consideration of an agreement is forbidden by law. In such cases, the object or consideration is unlawful. The agreement with such an object or consideration is unlawful and void. As a matter of fact, an act is forbidden by law when it is punishable by criminal law of the country, or when it is prohibited by special legislation or by regulation made by competent authority and power derived from legislature. क्या मतलब हुआ? पनिशेबल बाय लॉ में क्या आएगा
देश के क्रिमिनल लॉ द्वारा दंडनीय है, किसी स्पेशल अधिनियम द्वारा प्राइवेट है जिसे करना, या रेगुलेशन जो बनाया गया है कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, जिसे लेजिस्लेटिव पावर जो है डेलीगेटेड हुई है। तो जो भी लेजिस्लेशन है उसके अगेंस्ट कुछ भी जो है किसी तरीके का करार करना, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में चाहे कंसिडरेशन के रूप में, लॉफुल है। लॉ मीन्स द लॉ for the time being in force in India and includes personal law, Hindu law, Muslim also। जैसे एक हिंदू है जो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी वाइफ अलाइव है, किसी दूसरी महिला के साथ मैरिज करने का एग्रीमेंट करता है, ये एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि हिंदू लॉ में एक पत्नी के रहते दूसरी मैरिज फॉरबिडन बाय लॉ है, विधि द्वारा निषिद्ध है। इसी तरीके से जो है सेक्शन 23 का उदाहरण जो है दृष्टांत 4 जो दिया हुआ है, एफ, बी को ए नौकरी दिलाने को प्रॉमिस करता है। ये कहता है कि बी से कि हम आपको नौकरी दिला देंगे। बी जो है ए से कहता है ठीक है हम आपको 50,000 रुपया देंगे। ये करार जो है अनलॉफुल होने के कारण वाइड है। नंदलाल वर्सेस थॉमस जे विलियम के केस में प्लेंटिफ ने शराब बेचने की दुकान का लाइसेंस बनवाया। अधिनियम के अनुसार जो है उस लाइसेंस को बेचना, ट्रांसफर करना, पार्टनरशिप में चलाना प्राइवेटेड था। इसके बावजूद भी उसने डिफेंडेंट को अपना पार्टनर बना लिया है। बना था कि वो जो है न बेच सकता है लाइसेंस को, न ट्रांसफर कर सकता है, न पार्टनरशिप में काम कर सकता है। चूंकि लॉ द्वारा प्राइवेटेड था इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वाइड था। इसीलिए एक प्रकार ब्रजमोहन वर्सेस शिवनारायण, ये आया 1984 सुप्रीम कोर्ट का केस है। राजकीय परिवहन निगम की एक जो है कंट्रैक्टेड बस को चलाने की परमिट प्रदान की गई थी। वो बस स्वयं निगम ने नहीं चलाई, पर लाइसेंस लिया, खुद चलवाएंगे, दे दिया प्राइवेट कैरियर को चलाने के लिए, अपना परमिट दे दिया। तो परमिट जो है ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए माना गया कि एग्रीमेंट वाइड था। इसी तरीके से रेशमा चौधरी वर्सेस अनिल कृष्णा, ये आई 1988 के केस में, वहाँ जो है करार वाइड डिक्लेयर कर दिया, जहाँ प्लेंटिफ ने महानगरपालिका के स्टॉल को चलाने के लिए पार्टनर शामिल कर लिया था, जबकि ऐसा करना लीगली प्राइवेटेड था। इसको वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। यूपी बोर्ड वर्सेस लक्ष्मी देवी है या 1977 के केस में बिजली देने की उस कंट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें शर्त की ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने पर दायित्व तो कंज्यूमर का होगा। ये जो है कंडीशन वाइड थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है एक्ट है उसके अनुसार इसकी लायबिलिटी बोर्ड की होती है, कंज्यूमर की नहीं हो सकती। तो इन इलस्ट्रेशन से आप समझ गए होंगे कि प्राइवेटेड क्या है। दूसरा है वेर इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। कभी कभी जो है हम जब कोई भी व्यक्ति एग्रीमेंट करता है डायरेक्टली लॉ द्वारा प्राइवेटेड नहीं होता, लेकिन ऐसा यदि है कि ऐसे परमिट कर दिया जाता है तो उसकी नेचर ऐसी है कि वो किसी न किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट करेगा, इसलिए वाइड होता है।
दो जो है इलस्ट्रेशन जो है सेक्शन 23 में दे हैं। ए उस प्रोसिक्यूशन को जो उसने लूट के बारे में बी के विरुद्ध फाइल किया है छोड़ देने का बी को प्रावित करता है, बशर्ते बी दी गई चीज़ों का मूल्य उसे लौटा देता है, लूटी गई चीज़ों को लौटा देने के लिए प्रावित करता है। ये एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि सेक्शन 28 में भी आएगा इलीगल, और वैसे भी जो है इस तरीके का काम स्टेट गवर्नमेंट का है वापस लेने का। अगला रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक की स्टेट की रेवेन्यू का के बकाये के लिए विक्रय जो है रजिस्ट्रेशन के एक ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अंदर किया जाता है, यानी ए पर जो है रेवेन्यू बकाया है और एक लॉ के तहत जो है वो वसूली की जा रही है, जो डिफॉल्ट करने वाले को वह लैंड जो नीलाम होने जा रही है उसको खरीदने से रिस्ट्रिक्ट करता हो। यदि बकायेदार खुद नहीं उस नीलाम होने जाने चीज को खरीद सकता है, ए के साथ बात तय करके बी क्रेता बन जाता है और ये करार करता है कि वह ए से एक कम कीमत पर जो बी ने दी है वो संपदा ए को ट्रांसफ़र कर देगा। एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होगा, जो डिफाल्टर हैं और डिफाल्टर जो है लैंड खरीदने लगेंगे, जो जिससे जो है ये जो लॉ बना हुआ डिफाल्टर खरीद नहीं सकता वो डिफीट होगा। इसी तरह फतेह सिंह वर्सेस सावंत सिंह का एक केस था, उस पर जो है इसमें अक्यूज्ड पर्सन था, उस पर मर्डर का कोई केस चल रहा था, उसने जमानत लेनी थी, जमानत 5,000 रुपये की सिक्योरिटी मांगी गई थी जमानत के लिए। अक्यूज ने एक व्यक्ति को 5,000 रुपया दिया और जमानतदार बनने के लिए राजी कर लिया। बाद में केस छूट गया तो पैसा वापस मांग रहा था। बताइए मिलेगा वापस? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पैसा देकर जमानतदार ढूंढना लॉ में यद्यपि जो है प्रोहिबिटेड नहीं है, फिर भी यदि से इस तरीके से परमिट कर दिया जाए तो बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े लोग पैसा देकर के जमानतदार तैयार कर लेंगे और फरार हो जाएंगे देश से। नेक्स्ट है, इसके अलावा जो है एक आध केस और बता दें। रामामूर्ति वर्सेस गोपैया केस है, जिसमें ये कहा गया कि ए ने जो है 10,000 रुपया बी से उधार लिया और उससे करार किया कि वो अपना पैसा लिमिटेशन एक्ट द्वारा बाढ़ हो जाने के बाद भी वसूल सकेगा, एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन पीरियड के बाद भी वसूलने का अधिकार होगा। ये एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि इससे लिमिटेशन एक्ट में जो मना किया गया है वो जो है उसके जो प्रोविजन हैं वो डिफीट होंगे। इसी तरीके से जो है नेपियर वर्सेस एनबी एजेंसी लिमिटेड के केस में ए ने एक कंपनी को कुछ सर्विसेज देने के लिए प्रोविजन किया था, बदले में जो है इन वीकली वेज ऑफ ₹120 120 रुपया पर वीक पर जो है कंपनी को अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोविजन किया था और 25 रुपया उसे वीकली एक्सपेंसेस भी मिलने थे। कुल मिलाकर 150 मिलना था। 120 + 25 145। Both the parties knew that the expense allowance means the evasion of taxes। दोनों पार्टीज का मतलब है कि जो अलाउंस दिया जा रहा है 120 रुपया 25 रुपया, ये क्या है? इवेजन ऑफ टैक्स की, दोनों को पता था ये। तो ये जो है
एग्रीमेंट वाइड होगा। वेयर इट इज फ्रॉडुलेंट, फोर्जरी जालसाजी तो आप जानते हैं अपराध भी है आईपीसी में। सेक्शन 23 ऐसे एग्रीमेंट को भी वाइड डिक्लेयर करती है जो फ्रॉडुलेंट होता है, जिसका ऑब्जेक्ट फ्रॉड का करने का होता है, कंसिडरेशन फ्रॉड के रूप में होता है। दो इलस्ट्रेशन सेक्शन 23 में जो दिए गए हैं, ए, बी और सी अपने द्वारा फ्रॉड से इकट्ठा किए गए कमाए गए लाभों को आपस में बांटने का एग्रीमेंट करते हैं। अकेले एलएलबीसी को न दे तो मुकदमा कर सकेगा नहीं, करार वाइड है ना, इस तरीके का एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। तो वेयर इट इज फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड के बहुत से इलस्ट्रेशन हो सकते हैं, जैसे ABC ने करार किया है कि कोई फर्जी काम करेंगे, 420 ही हम लोग करेंगे मिलकर तीनों ने, और जो पैसा आएगा वो इक्वली बांट देंगे। बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं, वाइड है। नेक्स्ट है, इफ इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू पर्सन आर प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले करार। ऐसा कोई एग्रीमेंट जो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का है, प्रकृति का है, वाइड है, चाहे कंसिडरेशन के रूप में चाहे ऑब्जेक्ट में। जैसे ए बी को कहता है कि वो सी को गोली मार दे, इसके बदले में वो 1.5 लाख रुपया देगा, या ए बी से कहता है कि वो सी के घर पे आग लगा दे, 5,000 रुपया देगा। तो इस तरीके के एग्रीमेंट जो है फ्रॉडुलेंट माने जाते हैं। फिर है मॉरलिटी के अगेंस्ट हैं, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको न्यायालय जो है अनैतिक मानता है, नैतिक नहीं मानता। देखिए नैतिकता का स्तर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। 100 साल पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी जो अनैतिक थी नैतिक हो गई हैं। एक रजिस्ट्रेशन है, ए अपनी डॉटर को कंक्यूबाइन के रूप में रखे जाने के लिए बी को भाड़े पर देने के लिए एग्रीमेंट करता है ना। ये एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि ये मॉरल है, और भले ही इंडियन पेनल कोड में इसे जो है दंडनीय घोषित किया गया। फिर है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, न्यायालय यदि कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानता है, एग्रीमेंट वाइड है। Sometimes the object or consideration of an agreement opposed to public policy. In such cases, the object or consideration is unlawful. जैसे ए ने बी से कहा कि वह मंत्री जी से हमारा काम करा दे, उसके बदले में वो उसे 50 लाख रुपया देगा। ये क्या है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। थैंक यू वेरी मच।